Hello everyone, how's you? I hope you all are great. Today we will discussing about PYQs. जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का और लेवल 3 मतलब PGT का है फॉर लेक्चरर के लिए। ये आप लोगों का लगा लीजिएगा सबसे हाई ग्रेड क्वेश्चन पेपर है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी अभी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी अभी आपको करनी है। आपको एग्जैक्ट अपनी सिचुएशन पता लग जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। एक प्रकार का बुद्धि प्रशिक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है। ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। यहाँ पे ये बोल रहा है एक ऐसा बुद्धि प्रशिक्षण, एक ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस, पहले आपके 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो लो लेवल के होंगे, फिर नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन थोड़े और उनका लेवल अच्छा होगा, नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा अच्छा होगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा और इसके अंदर समय की कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बात आती है इसके ऑप्शंस की। बात करते हैं। नंबर 1 शाब्दिक प्रशिक्षण, वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट जो होता है हमारा भाषाई टेस्ट होता है, जिसके अंदर भाषाई टेस्ट जिसके अंदर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो भी हमारा क्लाइंट होता है जिसका हम पर्सनैलिटी या जिसका इंटेलिजेंस कोशेंट या IQ हम इवेलुएट कर रहे हैं वो हमारे सामने होता है। हम उसके प्रश्नों का उत्तर उसे बोल के मांगते हैं, मतलब क्वेश्चंस हम वर्बली बोलते हैं और वो सामने से जवाब देता है। आता है शक्ति प्रशिक्षण। शक्ति प्रशिक्षण उसके सोचने समझने की शक्ति कितनी है ये देखा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। एक बार 3 और देख लेते हैं। गति प्रशिक्षण, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या होता है? स्पीड टेस्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा है कि समय कारक गुण होगा। स्पीड टेस्ट से मतलब होता है आपका, गति प्रशिक्षण से आपका मतलब होता है कि आप दिए गए समय में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और मैक्सिमम कितने सही कर रहे हैं, आप मैक्सिमम कितना कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? हमारा स्पीड टेस्ट होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आपको कुछ करना होता है, निष्पादन के अंदर कोई प्रक्रिया करनी होती है। इसके अंदर भी टाइम की बाउंडेशन कम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 शक्ति प्रशिक्षण, जिसमें कि आपके सोचने समझने की शक्ति का मापन किया जाएगा। एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विशेष विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब कि 5 या 7 स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर मिलके काम कर रहा है और सब लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अलग अलग आइडियाज़ दे रहे हैं और उस ग्रुप के अंदर सब लोगों का मेंटल लेवल सेम नहीं है, अलग अलग है। किसी का IQ थोड़ा ज़्यादा है, किसी का IQ थोड़ा सा कम है। तो देखिएगा ये क्या कौन सी टाइप की लर्निंग होगी। मल्टी सेंसरी तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर एक ही व्यक्ति की मल्टी सेंसेस का यूज नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों की सेंसेस का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टी सेंसरी का मतलब होता है अपनी आँख नाक कान, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ, उनका प्रयोग करके हम कुछ सीख रहे हैं। दल टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, ये एक टीम टीचिंग है जो पहले ही लिखा हुआ है। समूह, तो ये समूह टीचिंग बिल्कुल होगी क्योंकि समूह टीचिंग के अंदर भी ये ऐसा ही होता है। एक छोटा सा समूह बना दिया जाता है और उसको प्रॉब्लम दी जाती है और वो सब मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग या सहकारी अधिगम, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी समूह लर्निंग के जैसे होता है, पर कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर मैक्सिमम जो लेवल होता है वो सेम रखा जाता है पर कोई टर्म डिफाइन नहीं है। पर इसके अंदर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई जो कर रहा है वो दल टीचिंग कर रहा है क्योंकि इसने समूह का नाम लिख दिया तो वो समूह है। एक और बात, कोऑपरेटिव अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग जब होती है जब हम मिलजुल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट किसने किया था? वाइगोट्स्की ने किया था। अभिकर्मित अधिगम, प्रोग्राम लर्निंग किसने दी थी? स्कीनर ने दी थी। स्प्रिंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आंकलन के किस उपागम से संबंधित है? स्प्रिंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड
टू द विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। मतलब कि जो स्प्रिंगर ने अपने पर्सनैलिटी के टाइप दे रखे हैं वो 5 टाइप दे रखे हैं और वो कौन सी अप्रोच के अंदर हैं वो देखते हैं। शील गुण अप्रोच या ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच किसकी है? ये आइजनैक की आइजनैक की है, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट है। अब बात आती है प्रकार अप्रोच, टाइप अप्रोच। बिल्कुल टाइप अप्रोच स्प्रिंगर और हिप्पोक्रेट्स की है। और ये जो अप्रोच है हिप्पोक्रेट्स ने इसको 4 टाइप बताए हैं और स्प्रिंगर ने इसके 5 टाइप बताए हैं। मूल प्रवृत्ति ये मैकडुअल का है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम या साइकोएनालिटिक अप्रोच ये सिगमंड फ्राइड की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, प्रकार उपागम, टाइप अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? इस नहीं पे ध्यान दीजिएगा। काल्पनिक दुनिया में रहना, काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहना सही नहीं होता। जीवन में संतुलन बनाना, बिल्कुल जीवन में बैलेंस बना के चलना चाहिए। अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान होना, बिल्कुल आपको अपनी नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कितनी नॉलेज है, हमारे अंदर किसी भी काम को करने की कितनी क्षमता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। अवांछित चिंताओं से मुक्त, हमें अनडिज़ायरेबल जो वरीज होती है हमारे माइंड में उनको नहीं लेके आना चाहिए, उनसे फ्री होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो है 1, काल्पनिक दुनिया में रहना। वो बिल्कुल गलत बात है। जो काल्पनिक दुनिया में रहता है उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? सबसे पहले तो रक्षात्मक युक्ति बता देते हैं क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर आप अपने मन को समझाते हैं, आपके मन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, असंतुलन हो जाता है कि हाँ मैंने ये ऐसे क्यों किया, मैंने गलत कर दिया या मैंने सही कर दिया। ये जो अपने मन में जब हम चेतन मन में थोड़े से ये होता है कि मैंने गलत किया, सही किया, कैसे किया, क्यों किया, ये वाली जो हमारे अंदर आत्मगल्लानी टाइप की सिचुएशन आती है तो उससे बाहर निकलने के लिए हम कुछ टेक्निक का यूज़ करते हैं। उन टेक्निक को ही रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है या डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ये फ्राइड की बेटी अन्ना फ्राइड ने ये टेक्निक लगाई थी। और जो ये पार्ट है ये समायोजन का है, इसको पर्सनैलिटी का पार्ट बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का बोलना है कि ये पर्सनैलिटी का पार्ट है, नहीं ये समायोजन का पार्ट है। और पर्सनैलिटी आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है पर समायोजन आपके सिलेबस से नहीं रिमूव किया गया। तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। तो बात करते हैं नंबर 1, दमन या रिप्रेशन। मतलब कि जानबूझ के उन सिचुएशन को दबा देना, उन बातों को अपने मन में एक्सप्रेस कर देते हैं, हम दबा देते हैं। अब ये दमन और शमन, एक होता है रिप्रेशन करना, मतलब कि जानबूझ के हम उन चीज़ों को अपने मन में भेज दिया कि कोई नहीं, भूल जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं। शमन या एक्सप्रेशन, हम उसको बिल्कुल अचेतन मन में डाल देते हैं, वो कभी याद नहीं करते उन चीज़ों को। प्रतिगमन रिग्रेशन, उल्टा जाना या वापस जाना या अपने बचपन की तरफ लौट जाना। जो गलती हमने की है उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं हमें पता ही नहीं था, हमें आता ही नहीं था ऐसा कुछ। प्रोजेक्शन टेक्निक वो वाली टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मान लिया आपसे बोला जाए कि आपका पेपर क्यों नहीं क्लियर होता, तो आप बोलते हैं पेपर इसलिए क्लियर ना, मेरा क्या क्लियर होगा, मेरी मैम का ही नहीं क्लियर हुआ, पेपर का लेवल ही इतना ज़्यादा था, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। हम यहाँ पे अपने आप को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? किसी दूसरे के साथ अपना नाम जोड़कर। क्या? किसी दूसरे के साथ अपना नाम जोड़कर या किसी दूसरे पे ढालकर अपनी बातों को। इसके अंदर हमें कोई हीन भावना नहीं होती, हमें कोई हीन भावना नहीं होती कि हमने गलत किया है, हम पढ़े नहीं इसलिए पास नहीं हुई। हम क्या कहते हैं कि नहीं, पेपर ही बहुत ज़्यादा हाई था, हमने प्रोजेक्ट कर दिया पेपर पे ही, अपने हरियाणा बोर्ड पे ही हमने इंजाम डाल दिया कि उन्होंने पेपर ही गलत बनाया था इसलिए हम पास नहीं हुए। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ये वाला जो उदाहरण है ये डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है, जब हम अपना गुस्सा अपने छोटे बहन भाई पे निकाल देते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है क्या कहलाती है? इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो किसी व्यक्ति या व्यवहार को सामान्यीकरण करने में या रिपीट करने में या दोहराने में मदद करती है। ये मैंने आपको कराया था
जब भी मैंने आपको साफ साफ बोला था, एप्लीकेशन करने में, दोहराने में, जनरलाइजेशन करने में, ये सब किसके पार्ट है? स्कीमा के पार्ट है। किसके पार्ट है? स्कीमा के। सहज प्रवृत्ति या रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज जैसे आग, पलक झपकाना, ये अपने आप होते चले जाते हैं। मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो मैकडुअल ने दी थी, आपको लोगों को पता ही है। स्कीमा ही इसका आंसर है। संरक्षण, ये जीन प्याजे की सेकंड वाली स्टेज में नहीं आता और थर्ड वाली स्टेज में आ जाता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी may be defined as the capacity to reason with emotion in 4 areas। देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसने 4 जो ये लेवल दिए हैं इनको कोरिलेट करके देखना, संवेगों को देखना, किसी चीज़ को देखना मतलब कि सबसे पहले उसको परसीव करना, इसे विचारों में एकीकृत करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद उसको परसीव कर लेते हैं जब अपने माइंड में, फिर उसका इंटीग्रेटेड करते हैं अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, उनको एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसे समझना, जब उसे इकट्ठा करते हैं फिर हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और इसका हमें कैसा रिएक्शन देना है, और इसे प्रतिबंध करना या इसे मैनेज करना, वो क्या होएगा? इसका लास्ट वाला होगा। तो ये वाला जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? डेनियल गोलमैन नहीं। डेनियल गोलमैन ने इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट जरूर दिया था, 1980 में दिया था। ये क्वेश्चन भी याद कर जाएगा। 1980 में डेनियल गोलमैन ने जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसका संप्रत्यय दिया था। मेयर एवं पीटर, बिल्कुल ये जो परिभाषा है मेयर एवं पीटर सोल्वेके की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? देखिएगा 2 तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि वो होती है जब हमें पता होता है कि हमारे इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष विधि वो होती है जब हमें नहीं पता होता कि हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है और हमारे कौन से वाले पार्ट का मूल्यांकन हो रहा है। तो देखिएगा साक्षात्कार बिल्कुल आमने सामने बैठ के है तो उसे पता है कि मेरा साक्षात्कार लिया जा रहा है और मेरी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा रहा है या मेरी एटीट्यूड का असेसमेंट किया जा रहा है क्वेश्चनों के माध्यम से। प्रोजेक्शन टेक्निक, ये इनडायरेक्ट टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है? इनडायरेक्ट टेक्निक होती है। इसमें उसको पूरी तरह से नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है या किस चीज़ का मापन किया जा रहा है। प्रश्नावली, क्वेश्चनर, जब उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके सामने रखे जाएंगे तो उसे पता होगा कि ये यहाँ आपके एटीट्यूड को मापा जा रहा है, ये डायरेक्ट मेथड है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन में भी उसे पता होता है कि सामने वाला, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। वैसे तो ऑब्जर्वेशन के भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेथड में आती है, पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन को हम डायरेक्ट मेथड में ही लिखते हैं या लेके आते हैं या कैटेगराइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टिव टेक्निक। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? ये देखिएगा, मैंने जब आपको मॉरल डेवलपमेंट करवाई थी पियाजे की तब भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और जब किसी इंसान को हम पढ़ने के लिए बोल दे कि आप पढ़ो, वो जब तक नहीं पढ़े होगा, जब तक उसका मेंटल लेवल सही नहीं होगा या उस चीज़ को पाने के लिए वो तत्पर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, जब तक वो उसको नहीं पढ़ेगा। एक बच्चे को हम क्लास में बिठा सकते हैं लेकिन उसको याद नहीं करा सकते। तो ये किसका नियम, कौन सा नियम है? लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम। और थॉर्नडाइक ने कौन से नियम दिए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बहु प्रक्रिया का नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? टीचिंग का स्तर नहीं है। स्मृति स्तर टीचिंग का स्तर होता है। अवबोधन स्तर टीचिंग का स्तर, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, चिंतन या रिफ्लेक्टिव भी होता है, परंतु बेसिक लेवल या आधारभूत स्तर टीचिंग का स्तर नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? जो ये ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर की जो थ्योरी है, ये इकोलॉजिकल सिस्टम या
परिस्थिति तंत्र परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम कैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक मॉडल है जो मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी और एक बार में ही पढ़ने से उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। माइक्रो सिस्टम बिल्कुल होता है माइक्रो सिस्टम। उसके बाद होता है मैको सिस्टम, मैको सिस्टम भी होता है। माइनर सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं होती। मैसो सिस्टम भी मध्य सिस्टम। ये देखिएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कई बार आपको इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा। माइक्रो को लघु बोला जाता है, मध्य बोला जाता है, बाह्य बोला जाता है, ये उसने कुछ भी नहीं लिखा। इसने डायरेक्ट एज इट इज़ इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन ये 3 है। माइनर सिस्टम इसका पार्ट नहीं है। संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रोध, निवृत्त। अभी मैं आपको बता देती हूँ। एंगर, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है अरुचि, घृणा करना। तो क्रोध के अंदर घृणा नहीं आती। क्रोध के अंदर एंगर को आप ये बोल सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के प्रति एक टाइम के लिए अग्रेशन हो सकता है, पर इसको घृणा नहीं कहा जा सकता। अधिकार में संग्रह होता है, ओनरशिप होती है, कलेक्शन होता है। बिल्कुल। आश्चर्य, जब हमें किसी चीज़ का आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा होगी ये कैसे हुआ, बिल्कुल क्यूरियोसिटी होगी इसके अंदर। भय में पलायन करते, फियर जैसे होता है, हम एस्केप, उस सिचुएशन को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे तरीका बेस्ट ढूंढना है। इसमें से कुछ और तरीके होंगे जो अच्छे होंगे, पर सबसे बेस्ट ढूंढना है। सामाजिकरण पर चर्चा करना, डिस्कशन ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता नहीं, हम ऐसे कंपटीशन से क्या निकाल लेंगे। सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, बिल्कुल। ग्रुप एक्टिविटीज से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से सीखता है। सामाजिक संबंधों पर वृत्तचित्र, डेमोस्ट्रेशन से भी इतना अच्छे से नहीं सीखा जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो 3 है, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करने से, एक्टिविटीज करने से बच्चा ज़्यादा सीखता है। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? देखिएगा, मैस्लो ने 5 वो दिए हैं, क्या बोलते हैं इसके, हायरार्की मॉडल दिया है, मतलब कि पदानुक्रम सिद्धांत दिया, उसमें 5 लेवल दिए हैं। तो सबसे वाले नीचे वाला जो होता है उसे व्यक्तिगत, पर्सनल या बीटा नीड्स कहा जाता है, भूख प्यास काम वाली। सोशल होती है, 3rd लेवल पे चली जाती है। इसके अंदर लव वगैरह आ जाता है, एस्टीम आ जाता है, किसी से सम्मान पाना आ जाता है। तो सम्मान की आवश्यकता आ जाती है। बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, यहाँ पर बहुत थोड़े लोग, ये लगा लीजिएगा 100 में से 0.2% लोग ही सबसे अपर लेवल पे चले जाते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, जो दुनिया से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बोल रही हूँ, संवेगात्मक मतलब इमोशनल, मतलब के टच में रहना किसी के। तो मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो सम्मान की अवस्था किस प्रकार की अवस्था? एस्टीम नीड कौन सी होती है? सोशल होती है, समाज से हमें सम्मान चाहिए होता है, समाज में हमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है। तो इसका आंसर क्या होएगा? 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? देखिएगा, नहीं है। नंबर 1, असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, किसी भी काम का अनयूजुअल यूज रिलेटेड टास्क, मतलब असाधारण उपयोग, कुछ हटके करना हो सकता है और होता ही है। युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य करना, हाँ, कुछ नया रिलेशन बनाना, कुछ नया टास्क करना, कुछ न्यू रिलेशन बनाना होता है क्रिएटिविटी के अंदर। क्रिएटिविटी का पार्ट ही होता है कुछ नया करना, कुछ प्रोड्यूस करना। उत्पादक सुधार संबंधी कार्य करना, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करना कि किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। पूछो और अनुमान लगाओ संबंधी कार्य इसके अंदर नहीं आते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 4, पूछो व अनुमान लगाना संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है? कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते। 2 बहन भाई समान नहीं होते, अपने एक हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती।
व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है। बिल्कुल, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो अलग अलग एरिया से बिलोंग कर सकती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है। बिल्कुल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग डायमेंशन को इफेक्ट करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता केवल, ये आ गया केवल, केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है। केवल अनुवांशिकता के कारण उत्पन्न होती है, नहीं, केवल नहीं, इसके अंदर हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लीड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं है वही है, वो है नंबर 4। और वैसे भी एक केवल वर्ड जो होता है वो हमारे सीडीपी के अंदर बहुत ही नेगेटिव सेंस देता है कि केवल ऐसा ही होगा, भी मतलब ऐसा ही होगा, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अगर जो आपको नहीं आता और एंड में आपको एलिमिनेशन लगाना है तो इन वर्ड्स को देख लीजिएगा, केवल नेगेटिव सेंस देता है। नंबर 17 व्यक्तिगत अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, आलपोर्ट कहे जाते हैं। आलपोर्ट ही शील गुण या फिर ट्रेट थ्योरी के क्या है, प्रोफाउंडर हैं। वुडवर्थ ने पर्सनैलिटी इन्वेंटरी दे रखी है। मैकडूगल ने बेसिक इंस्टिंक्ट दे रखी है। आइजनेक ने भी क्या दे रखा है, ट्रेट थ्योरी। कौन सी दे रखी है, ट्रेट थ्योरी, शीलगुण थ्योरी। और पर इसके जनक जिसे कहा जाता है वो आलपोर्ट को कहा जाता है। संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? रिसीविंग के लिए सुनना और लिखना। सुनना तो रिसीविंग का है, परंतु लिखने के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं, ये प्रोडक्टिव लैंग्वेज है। बोलना और पढ़ना, इसके अंदर बोलना कुछ हम बाहर निकाल रहे हैं, कुछ हम दे रहे हैं, इसको कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और पढ़ना क्या होगा, बिल्कुल ये रिसीविंग है। सुनना और पढ़ना ये दोनों ही रिसीविंग है। देखिएगा, सुन रहे हैं तो भी हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। बोलना और लिखना ये दोनों ही प्रोडक्टिव है। बोल के भी हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और लिख के भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? ये स्टर्नबर्ग ने दी थी। किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने दी थी। ये इंटेलिजेंस टाइप, और इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। ACP से इसे याद करिएगा। ACP मतलब एनालिटिक, विश्लेषणात्मक, C मतलब क्रिएटिव, सृजनात्मक, P मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारात्मक। थ्योरेटिकल नाम की कोई इसने टाइप नहीं दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3। सिद्धांतिक पार्ट इसके अंदर नहीं है। कोलब्रग के अनुसार किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृति नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाए? पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। देखिएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कोलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो 3 स्तर पे दिया और 3 स्तर के अंदर 6 स्टेजेस दी है। तो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज होती है, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करता है कि मुझे दूसरों की नज़र में अच्छा बनना है या दूसरों से अप्रूवेंस लेनी है। तो यहाँ पे समाज के नियम कानून इतने मायने नहीं रखते। रूढ़िगत, बिल्कुल रूढ़िगत नाम से आपको पता है सामाजिक नियम कानून ही इसके अंदर सर्वप्रिय होते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उत्तर रूढ़िगत है। क्या है? उत्तर रूढ़िगत, क्योंकि इसने बोला स्व स्वीकृति मतलब खुद का, खुद की मोरलिटी। इसके अंदर खुद की मोरलिटी आती है उत्तर रूढ़िगत में, जब वो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल ऊपर उठ जाता है और समाज से ऊपर उठ जाता है और समझता है कि हाँ, कौन सी सिचुएशन में जो काम किया जाता है वो सिचुएशन के हिसाब से सही और गलत होता है। जैसे इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी हिंजनांग के व्यक्ति की कि उसे उसकी वाइफ जो है वो बीमार है। तो जो रूढ़िगत स्टेज में जो बच्चे आते हैं उन्होंने बोला था कि नहीं, समाज में चोरी करना गलत है, तो गलत है। पर जो उत्तर रूढ़िगत वाले उन्होंने बोला था हाँ, अगर जो चोरी करने से किसी की जान बचती है तो वो सही है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 3। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है।
ये संधिकरण की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? संधिकरण की अवस्था होती है। यह अवास्तविकताओं की अवस्था होती है। यह पहचान की खोज का समय है। बिल्कुल सही बात है, ये पहचान की खोज का समय होता है। यह यौवन आरंभ की दहली होती है। इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी। बिल्कुल सही बात है, यह यौवन आरंभ की दहली होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो 1 है। क्यों है 1? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी अवस्थाएं भी होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चा अनरियलिज्म में भी काम करता है। पर जो हमारा एस्टेट है उसने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फर्स्ट ही दे रखा है। यह संधिकरण की अवस्था होती है, मतलब कि परिवर्तनकालीन, चेंजेबल। तो किशोर अवस्था होती है, इसके अंदर चेंजेस तो होते ही हैं वैसे देखा जाए तो, पर फिर भी इस क्वेश्चन को का जो एस्टेट ने आंसर की मानी है वो 1 ही इसका आंसर माना है, और 2 भी इसका आंसर हो सकता है, अवास्तविकताओं की अवस्था। मतलब सही बात है, इसके अंदर अवास्तविकता इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, बच्चे थोड़े हाइपोथेटिकल दुनिया में जीते हैं, पर हाँ फिर भी रियलिटी से तो उनका थोड़ा सा फाउंडेशन होती ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो एस्टेट ने 1 माना था, पहला माना था। व्यक्तित्व आंकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण थैमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? थैमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट बिल्कुल सीधी सी बात है, मुरे तथा मॉर्गन ने दिया था 1932 में दिया था। बेकाल ने 1954 के अंदर चिल्ड्रन थैमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट दिया था। आइजडेक ने पर्सनैलिटी इन्वेंट्री दी थी। आलपोर्ट तथा कैटल ने भी क्या दी थी? 16 PF पर्सनैलिटी दी थी। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1 है। जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची होती है? जो ये शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट है ये 4 ही होती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कभी अलग से पक्का समझाऊंगी, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। निश्चित अनुपात या रेशो का मतलब होता है कि सही रिस्पॉन्सेज, कितने रिस्पॉन्स दिए, कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया। परिवर्तनशील अनुपात मतलब कि इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट देना है, देखिएगा इसको रेनफोर्समेंट ऐसे देना है कि मान लिया किसी बच्चे ने 5 सही क्वेश्चंस के आंसर दिए तो उसको रेनफोर्समेंट या रिवार्ड दे दिया गया, तो ये निश्चित अनुपात हुआ। मतलब कि जब आप सही 5 सवालों के जवाब देंगे तो आपको रेनफोर्समेंट मिल जाएगा, आपको रिवार्ड मिल जाएगा। फिर बात आती है परिवर्तनशील अनुपात, वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो के अंदर क्या होता है कि उसको रिवार्ड जब दिया जाता है, कभी तो वो 2 क्वेश्चंस के आंसर सही दे देता है तभी रिवार्ड देते हैं, कई बार वो 8 क्वेश्चंस के आंसर सही देता है तो रिवार्ड देते हैं, कई बार वो 3 क्वेश्चंस के आंसर सही देता है तो रिवार्ड देते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल वेराइटी आ जाती है, मतलब परिवर्तनशीलता होती है, चेंज होता है कभी किसी पे कभी किसी पे। अब आता है निश्चित अंतराल। अंतराल का मतलब होता है समय, इंटरवल का जो रिलेशन है वो समय से होता है। हर 5 मिनट के बाद उसे रिवार्ड मिल जाता है, हर 5 मिनट के बाद उसे रिवार्ड मिल जाता है। परिवर्तनशील अंतराल कभी 5 मिनट के बाद रिवार्ड देते हैं, कभी 10 मिनट के बाद बच्चे को रिवार्ड देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अधिगम करने के लिए सबसे अच्छी शेड्यूल कौन सी है सबसे अच्छी शेड्यूल? वो है परिवर्तनशील अनुपात, वेरिएबल रेशो सबसे अच्छी शेड्यूल है, परंतु अनुसूची है। परंतु इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा? इसने बोला एक निश्चित संख्या फिक्स रेशो, मतलब कि निश्चित अनुपात। इस क्वेश्चन का आंसर है निश्चित अनुपात, क्योंकि इसने बोला है हर 5 ट्रायल के बाद, हर 5 सही क्वेश्चन के आंसर के बाद उसे रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, उसे रिवार्ड दिया जाएगा। और अगर जब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अच्छी लर्निंग अध्ययनकर्ता कब करता है, कौन सी शेड्यूल के अंदर करता है, कौन सी अनुसूची के अंदर करता है, तो उसका आंसर होगा परिवर्तनशील अनुपात या वेरिएबल रेशो। प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोर अवस्था क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। नैतिक वास्तविकता की अवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट स्टेज का पार्ट है। दबाव की नैतिकता की अवस्था, ये भी फर्स्ट का पार्ट है। प्रायता
प्रायता का मतलब होता है किसी दूसरे के हाथ में, मैंने आपको बताया था किसी पराये के हाथ में अपनी मोरलिटी होती है। स्वता नैतिकता की अवस्था, जब अपनी जो नैतिकता होती है उसके जो सेट रूल होते हैं वो हमारे खुद के हाथ में होते हैं, ऑटोनोमस मोरलिटी इसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अधिगम को सकारात्मक रूप से, नॉट नेगेटिव, इसको पॉजिटिव रूप से इफेक्ट करता है। अर्थहीन विषय वस्तु, मीनिंगलेस कंटेंट, तो सीधी सी बात है उसको सकारात्मक रूप से करेगा ही नहीं। परिपक्वता की कमी, अगर जो परिपक्वता कम होगी तो थॉर्नडाइक का रेडी वाला रूल यहाँ पे काम करेगा। वो जब इस किसी चीज़ को लेने के लिए रेडी ही नहीं होगा तो आप उसे क्या ही नॉलेज दोगे। अभिप्रेरणा की कमी, उसके अंदर मोटिव ही नहीं होगा पढ़ने का। जैसे हम लोगों को एस्टेट की जब तक डेट नहीं आई थी, जब तक कुछ लोगों के अंदर मोटिव आया ही नहीं, और जैसे ही एस्टेट की डेट आई उनके अंदर मोटिव आ गया और वो खूब दबा के पढ़ने लगे। सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, इंफॉर्मेशनल फीडबैक, बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4। जो हमें सकारात्मक रूप से, जब हमें पता लगे कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे सही किया है, हमें अपने साथ के साथ फीडबैक मिलता रहे कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया और कितना हमें आगे बढ़ना है। तो अगर जो हमें ये चीज़ें मिलती रहे तो हम बहुत अच्छे से इसको, अपने अधिगम को सुचारू रूप से आगे चला लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 26, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह उदाहरण किसका है? जब वो दूसरों की सहायता करता है, अगर जो बोले वो दूसरों की सहायता करता है तो ये आंतरिक हो सकता है, परंतु उसने बोला है कि वो प्रशंसा पाने के लिए, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक होता है जब वो अंदर से मोटिवेट हो। जन्मजात अभिप्रेरक भूख प्यास काम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है? इस क्वेश्चन में सीधी सी बात, एक फॉर्मूला लगता है। MA मानसिक एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि शारीरिक आयु, 100। तो इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे, MA मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु, क्रोनोलॉजिकल आयु गुणा में 100, और इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 80। अब आती है एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? सृजनात्मकता का विकास करना है, क्रिएटिविटी को एनहांस करना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाने। तो एक शिक्षक क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करेगा? मौलिकता को प्रोत्साहन बिल्कुल देगा, एनकरेजमेंट देगा। वो मोरालिटी तो क्रिएटिविटी का एक क्या होती है? हिस्सा होती है, एक पार्ट होती है। भय को दूर रखना, बिल्कुल उसके अंदर से फीवर को रिमूव रखेगा, दूर रखेगा। फियर फ्री लर्निंग कराएगा। प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्रता, वो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा। अपसारी चिंतन का परिहार, अवॉइडेंस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। अब थिंकिंग में जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती है, जो वो बच्चों को कंफ्यूज करती है। कन्वर्जेंट होता है जब किसी भी क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन निकलता है, किसी भी क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन निकलता है या एक ही समाधान निकलता है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। वो कौन सी थिंकिंग होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। वो अभिसारी थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होता है जब किसी क्वेश्चंस के आप बहुत सारे आंसर देते हैं, ओपन एंडेड आंसर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, मतलब किसी भी का मान लिया जाए कि एक पेन का यूज़ क्या होता है? लिखने के काम आता है, पढ़ाने के काम आता है, समटाइम दीवार पे लिखने के, समटाइम बाल में जूड़ा बनाने के काम आता है। तो ये बहुत सारे यूज़ होंगे जो पेन के, वो क्या होएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब एक वस्तु का केवल एक ही उपयोग नहीं, बहुत सारे उपयोग होंगे, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपसारी चिंतन कहा जाता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग को अभिसारी थिंकिंग कहा जाता है। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है? केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी। स्फेलोकॉर्डल मतलब सर से लेके पैर तक। प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब केंद्र से लेके परिधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। सर्पिला मतलब कि घुमावदार, एक दूसरे पर उसका इफेक्ट पड़ता है। वर्तीय में भी ऐसे गोल गोल करता हुआ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? भूख प्यास पहले भी बताया है किस प्रकार का अभिप्रेरक है। ये आंतरिक है। क्या है? ये आंतरिक। बाह्य अभिप्रेरक क्या था? जब रोहित को बाहर से प्रशंसा पानी थी।
तो ये आंतरिक प्रेरक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।